वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। देखते हैं। आज हम सब साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या क्या है जो एग्जाम बोर्ड में पूछते हैं। क्वेश्चन पहला है हम सबका कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा उसके या उनके नियम लिखें। ये क्वेश्चन है तथा उनके क्या लिखें, नियम लिखें। ये हम सबके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है। उसके बाद है उसके नियम लिखें। उसका नियम क्या है, यानी है ना, रूल उसका क्या है, कैसे पालन वो करता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन समझते हैं कि क्या है। वास्तव में अगर इसे फिगर से समझाया जाए तो बहुत ईजी है। मान लेते हैं एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। ये क्या है, समतल दर्पण है। इस पर क्या होते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि ये प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण है। दर्पण का मतलब होता है चिकनी सतह। अब है ना, ये पेंट है, ये चिकनी सतह। इधर से प्रकाश की किरण आएंगी, दर्पण पर टकराएंगे और दर्पण से टकराने के बाद ये वापस जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस चले जाए। कहने का मतलब हुआ, हवा में आए थे तो हवा में वापस चले जाएंगे। पानी से अगर लाइट दे रहे हैं और पानी में ही वापस हो गया तो वहां भी क्या बोलेंगे कि परिवर्तन हो गई। कांच में डाला, कांच से परिवर्तन हो गया। अगर जिस माध्यम में हमें, उस माध्यम में किसी वस्तु से टकरा कर अगर वो वापस चला आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन हुआ। वास्तव में किसी चीज को लौट कर आना ही परावर्तन कहलाता है। यहाँ प्रकाश है तो प्रकाश का परावर्तन, जैसे मान लें हमारे पास एक बॉल है, बॉल को मैंने दीवार पे पटका और वापस चला आया। जिससे मैंने बोला, कभी कभी देखते हैं कि आवाज वापस आती है, तो यही होता है आवाज का परावर्तन, ध्वनि परावर्तन, ज्ञान का परावर्तन। कोई आदमी गया, किसी कारण से वहां से कुछ हुआ और वापस चला आया, तो आदमी का परावर्तन हो गया। आदमी लौट कर क्या हुआ, चला आया। तो प्रवर्तन का वास्तविक अर्थ हुआ कि लौट कर आना। यहाँ प्रकाश आएंगे क्योंकि यहाँ प्रकाश जा रहे थे। मान लेते हैं सूर्य भगवान है और यहाँ से एक किरण हमने देखा जो निकला। एक किरण की बात करते हैं। एक किरण क्या हुआ, यहाँ से निकला, है ना, एक किरण निकला। ये सूर्य थे तो हम लिखेंगे क्या, ये क्या था, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट था। तो सूर्य का प्रकाश का आना, दर्पण से टकराना या समतल दर्पण से टकराना या किसी चिकनी सतह से भी टकराना। यहाँ लिख सकते हैं चिकनी सतह भी, चिकनी सतह, शाइन देने वाली, एकदम पूरी चमकने वाली। चिकनी सतह इसलिए लिया जाता है कि परावर्तन तो हर एक वस्तु करते हैं, क्योंकि बिना परावर्तन के हम वस्तु को देख पाएंगे नहीं। तो परावर्तन तो हर एक वस्तु करती है प्रकाश का, बट चिकनी सतह इसलिए लिया जाता है क्योंकि चिकनी सतह जितनी प्रकाश आती है, अगर उस पर 100 किरणें टकरा रही है तो आशा है कि 100 किरण वो वापस भेज देगी, वो एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए हम चिकनी सतह लेते हैं। तो सूर्य की प्रकाश आना, फिर टकराना और वापस जाना, हमारे पास 3 घटनाएं घटती है। तो यहां लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर आती है और उस सतह से टकराती है, टकराने के बाद पुनः, यदि पुनः, ऐसे लिख दो, यदि पुनः उसी माध्यम में लौट जाते, उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है
उस पूरी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। टोटल इवेंट है इसलिए बोले, पूरी घटना है इसलिए बोले, तो समझते हैं। कोई प्रकाश आता है, फिर टकराता है, फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी रास्ता पे नहीं, उसी माध्यम में। हवा से आए तो हवा में लौट गए, है ना। ये ज्यादा तिरछा है, ज्यादा इंक्लाइन कर दिया हम, ये फिगर कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाई जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतना डिग्री का कोण बना के जाना भी जाए वापस। तो देखो ये हो गई आने वाली किरण, क्योंकि ये आ रही है, तो आने वाली किरण को हम सब शॉर्ट में आपतित किरण का नाम देते हैं, आपतित किरण। ये हो गई जाने वाली किरण, जिसे हम परावर्तित किरण का नाम देते हैं, परावर्तित किरण। और इस बिंदु जहां है ना, आने वाले और जाने वाले जहां पे मिलन होता है, या तो दूसरी भाषा हम कह सकते हैं कि आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से जिस बिंदु पे टकराती है, हम उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण से बना आपतन बिंदु, यानी आपतित आने वाले, तो जिस बिंदु पर टकराया उसे आपतन नाम दे, तो आपतन बिंदु। इस बिंदु पर हमने क्या किया, एक लंब खींचा, उसे हमने अभी नाम दिया अभिलंब नाम दिया। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे ध्यान रखनी होती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहता है, और इसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम प्रवर्तन कोण कहते हैं। यानी ये हो गया प्रवर्तन कोण, अरे हो गया आपतन कोण, ये, और ये हो गया प्रवर्तन कोण। तो बस ध्यान क्या रखनी है, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनने वाले को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों एक दूसरे पर क्या बना, अभिलंब के साथ क्या बनाती है, कोण बनाती है, या दर्पण के साथ भी कोण बनाती है, और दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही है, ये हुआ प्रकाश का प्रवर्तन। अब उसके नियम लिखना है, तो लिखेंगे कि प्रवर्तन के दो नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। अब यहाँ पे प्रकाश कोई जरूरी नहीं है, बस इतना भी हमें याद रखना कि प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। यहाँ प्रकाश है इसलिए प्रकाश की चर्चा हो जाती है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितना नियम, दो नियम। पहला क्या है, ध्यान समझे, सब चीज एक प्लेन पे हो रहा है, हम दिखा किस पर रहे हैं, एक बोर्ड पे। तो ये एक प्लेन है, इसमें क्या क्या घटना घटी, आने वाला, मान लेते इधर से आए किरण, ये दर्पण थी, तो इससे आए, ऐसे टकराए और ऐसे वापस चली गई। तो सब काम एक प्लेन पर हुआ, एक ही सतह पे हो रही है। आने वाली भी काम, जाने वाले भी काम, और ये भी लंब, तीनों मैंने कहाँ खींचा, एक ही प्लेन पे खींचा, एक ही सतह पे खींचा, एक ही दर्पण पे दिखा रहे हम। तो ये लिखेंगे कि आपतित किरण आने वाले को आपतित किरण, आपतित किरण, और क्या आने वाले को आपतित, जाने वाले को प्रवर्तित। क्या क्या हो रहा है एक साथ जो देते हैं, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब। अब तीसरा क्या है, अभिलंब तथा अभिलंब, तीनों एक ही सतह में हो, एक ही सतह पर हो या सतह में हो, सतह पर स्थित हो या हो, स्थित हो। आप लैंग्वेज खुद से बनाना सीखें, क्योंकि बुक जो है, एग्जाम जो है, एग्जाम के ऊपर में लिखा रहता है कि यथासंभव विद्यार्थी अपनों शब्दों में उत्तर दे। तो हम किताब की है ना, किताब की भाषा में आंसर क्यों दें, बहुत सारी चीज होती है जिससे रटना पड़ता है, बट ऐसे ज्यादातर चीज समझना ही पड़ता है। बहुत सारी चीज कम समय के लिए रटना पड़ता है हम सबको, बट ऐसे समझ कर रखें तो रटना कम पड़ता है। तो यही है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पे चमकीली वस्तु से टकराती है, तो वह टकराने के बाद वापस उसी रास्ता में क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है।
यदि पुनः उसी माध्यम में लौट जाती, लौटना चाहिए उसी माध्यम में, ऐसा ना हो कि ऐसे से आए और इधर से आए और लौटने के बजाय ये पार हो गई। अगर ये पार हो जाते तो इसे हम अपवर्तन कहते हैं। ये है ना, प्रकाश की अलग घटना है। तो प्रकाश का आना, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाना, यह एक घटना है प्रकाश की। दूसरी घटना की उसमें है आना, दूसरे माध्यम में आना, दूसरे माध्यम में एंट्री कर जाना, यह भी एक घटना है प्रकाश की। इसलिए मैंने लिखा ये सभी पूरी घटना, अगर आने, जाने, टकराने, वापस उसी माध्यम में लौट जाने, 3 घटना है। आना, टकराना, जिस माध्यम से आना उसी माध्यम में अगर लौट जाना, तो ये क्या कहलाती है? परावर्तन। एक ही सतह पर। और दूसरा क्या हमने बताया कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर आपस में इक्वल होता है, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। यही नियम है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर कहीं पे लिखे ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश की कौन सी घटना से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण संभव है, तो प्रकाश की परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन एक ऐसी घटना है जहां आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हुए प्रकाश के परावर्तन क्या है और उसके नियम। जब भी प्रकाश का परावर्तन पूछा, फिगर जरूर ड्रा करें। उससे क्या होते हैं कि जांच करने वाले को सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ बच्चे के पास कंसेप्ट है। तो जब भी प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा पूछे, एक छोटी सी फिगर जरूर ड्रा करें बीच में, ताकि काफी भी अच्छा दिखे और है ना, काफी चेक करने वाले को भी अच्छा लगे आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समझते हैं ना। किरण पुंज के बारे में हम समझते हैं कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के, यह कितने प्रकार के होते हैं। साथ में उन्हें परिभाषित कर लिख देते हैं, लंबा बना देते हैं, उन्हें परिभाषित करें। क्वेश्चन के ना हर एक लाइन को समझ के चलना है, कितना कह रहा है, कितना लिखना है। जैसे सबसे पहले किरण पुंज क्या है। अब हमें पता है कि खाली पूछा है किरण पुंज, हम किरण पुंज लिख दें, किरण पुंज का प्रकार लिख दे, उसका परिभाषा भी लिख दिए। अगर ओनली किरण पुंज पूछा है तो किरण पुंज का आंसर देंगे। और किरण पुंज किसे कहते हैं वो हम बताएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है। किरण पुंज क्या है, पहला क्वेश्चन। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। उन्हें परिभाषित करें। अब उनको परिभाषित करना है, क्या भाई ये किरण पुंज होता है तो ये किसे क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किरण पुंज। जिसे हम बीम कहते हैं, क्या कहते हैं, बीम। हम सब गांव से बिहेव करते हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो हम सब पुंज के बारे में जानते हैं। पुंज, आशा है कि आप सब भी गांव से ही हैं तो आप सब भी जानते होंगे पुंज किसे कहते हैं। निवारी की एक ढेर सारे निवारी के है ना, एक सर्कल टाइप में सरियाना, और उस सर्कल टाइप को धीरे धीरे ऊंचे है ना, उसी पर सर्कल 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 करते 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 इस तरीके से ऊपर की ओर उठाते चले जाते हैं, ऐसे है ना। हर एक को एक आटे से सरियाया जाता है और किनारे किनारे एक सर्कल टाइप का क्या कहता है। तो जो नवारी है, जो धान है, उसे जो है ना इतना मोटा मोटा बंडल जो बनाते हैं उसे हम आटी बोलते हैं, या तो उस आटे को जब हम एक सर्कल टाइप में सरिया देते तो हम उससे क्या कहते हैं, या एक जगह रख भी दे बहुत सारे बढ़िया तरीके से सजा के, उसे भी हम पुंज कहेंगे। सर्कल टाइप ऐसे नॉर्मल सर्कल टाइप होता है तो इसे हम पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब हुआ कि वैसी जगह, वैसी है ना, उस चीज को हम पुंज कह रहे हैं जहां पे जो आटी है, यानी निवारी जो है, आटी की संख्या 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, बहुत ज्यादा है।
8 की संख्या बहुत ज्यादा है, सीधे लिखते हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 1 2 आटी वहां नहीं है, बहुत ज्यादा आटी है। एक जगह बहुत ज्यादा आटी है, उसे हम पुंज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निवारी का पुंज था, क्योंकि 1 से ज्यादा था। अगर आदमी है तो आदमी का झुंड कहते हैं। अगर इसके भाषा में देखा जाए तो अगर एक जगह हो बहुत सारे आदमी तो हाथियों का झुंड, झुंड अब पुंज है ना, झुंड वो आदमी के लिए, जानवर के लिए झुंड का शब्द का यूज करते हैं, और ये जो निवारी है उसे हम पुंज का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि पुंज उसे कह रहे हैं जहां 1 से ज्यादा हो। तो 1 से ज्यादा क्या, तो कहेंगे कि 1 से ज्यादा रहेगा तो हम समूह भी कर सकते। तो ऐसा यहाँ क्या है, किरण है पहले, तो लिखेंगे किरणों की समूह को, समूह का मतलब 1 से ज्यादा, क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब 1 से ज्यादा किरण है, जहां ढेर सारी किरण होंगी उसे क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बहुत सिंपल है कि किरणों, जहां बहुत सारा किरण है वहां हम पुंज कह देंगे उसे। तो किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, दूसरा क्या लिखेंगे, किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे नाम लिखेंगे, पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, और तीसरा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, सब में किरण पुंज है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब हमें उन्हें परिभाषित करना है। अब हम एकाएक तीनों के बारे में जानते हैं, फिगर से देखते हैं। से मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश निकलेगी, सोर्स है। अब यहाँ से ऐसे हुआ, प्रकाश की किरण निकल रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे 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 बहुत सारे निकल रहे हैं। हमने बोला कि जहां ढेर सारे प्रकाश रहेंगे उसे हम क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो यहाँ बहुत सारे प्रकाश की किरण है, यहाँ पे बहुत सारे है ना, किरणों के समूह है कि नहीं है, ढेर सारे किरण है, तो हम इसे क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। यहाँ पर भी है, कलर चेंज करते हैं समझने के लिए। यहाँ पे भी मान ले पॉइंट है, बट यहाँ पे कहानी थोड़ा दूसरा है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि सब जगह से आते हुए दिख रहे हैं और एक बिंदु पे जमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि है ना, इधर मान लेते हैं अनंत है, हमें नहीं पता क्या चीज है, तो इधर क्या मान लेते हैं, अनंत। और ये समांतर नाम से ही समझ में आ रहा है कि किरण पुंज यानी किरणों के समूह तो होगा, बट सब किरण कैसे होंगे, एक समांतर होंगे, यानी हमेशा समान दूरी पर चलते रहेंगे। किरणों के समूह का मतलब क्या है कि 1 से ज्यादा किरण, 1 से ज्यादा किरण है जरूर, मगर सब क्या चल रहे हैं, एक पथ पर हम चल रहे हैं, सीधी रेखा में चल रहे हैं, उससे मतलब समांतर किरण पुंज। तो 2 किरणों की दूरी अगर हमेशा बराबर हो, ध्यान समझिएगा, 2 किरणों की दूरी हमेशा अगर बराबर हो तो वैसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। सबसे अच्छा परिभाषा है, 2 किरणों के बीच की दूरी सदैव अगर बराबर हो, हमेशा अगर बराबर जा रही है, यहाँ 5 तो ये भी 5, ये 4 तो ये भी 4, ये 3 तो ये भी 3, अगर दूरी आपस में बराबर, 2 किरणों के बीच की दूरी अगर आपस में बराबर है, हमेशा बराबर है, तो वैसे किरण पुंज को, यानी है ना, अगर ढेर सारे किरण है और किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर जा रही है, तो वैसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और सूर्य की प्रकाश से, सूर्य से जो निकलती है प्रकाश की किरण, वो हमेशा सीधी रेखा में चल रही है, जिसके कारण से समांतर किरण पुंज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूर्य से निकलने वाली प्रकाश है। सूर्य से जो प्रकाश निकलते वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और सीधी रेखा में चलने के कारण यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है, समांतर किरण पुंज का। समांतर किरण पुंज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण।
ऐसे प्रकाश, कोई भी प्रकाश के अंदर क्या चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। किसी चीज से प्रकाश निकले वो कौन रेखा में चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी। अब ये दोनों समझते हैं। यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पहले एक जगह प्रकाश थे, यहाँ से निकले तो ये दूरी, ये धीरे धीरे इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अनंत में ना जाने वो कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, सॉरी, अनंत में कितना दूरी बढ़ जाएगा उनके बीच में कोई पता नहीं है। तो यदि दो किरणों की बीच की दूरी एक बिंदु से निकलना शुरू करें, एक स्रोत से निकलना शुरू करें और दो किरणों की बीच की दूरी हमेशा बढ़ती चली जाए, वैसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें किरणों की बीच की दूरी, दो किरणों के हम बीच में तुलना करके समझा रहे हैं समझने के लिए। वैसे किरण पुंज जिसमें किरणों की बीच की दूरी हमेशा बढ़ती चली जाए, वैसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, नहीं कि एक बिंदु से निकलते हैं फैली चली जाए, फैलती चली जाए। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लें ये दो बिंदु है हमारे पास, यहाँ से प्रकाश है ना, यहाँ से किरण निकल रही है, यहाँ से हर एक जगह से, यहाँ से हमें पता है कि इस बिंदु से क्या निकलेगी, किरण निकलेगी। अब ये निकली, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ एक जगह थी, यहाँ से ऐसे निकली दोनों, और यहाँ से धीरे 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 जाते जाते ये फैल रही है, धीरे 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 धीरे, बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और इसमें देखिए कहा ऐसे लिखता है कि दो फैलने चले जाए, कहाँ तक फैल जाए, अनंत तक फैले चले जाए, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अनंत से इसमें क्या हो रहा है, आ रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बस जस्ट उल्टा है, इधर से ये बेचारे आ रहे हैं एक जगह जमा होने के लिए, भाई चल ले, है ना, सीट रोलाटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो किरणों यानी किरणों की बीच की दूरी हमेशा घटती चली आ रही थी, यह धीरे धीरे घटते 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 एक पॉइंट पे जमा हो जाते हैं। यदि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण, ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण अगर एक बिंदु पर जमा हो जाए, वैसे किरण पुंज को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दो किरणों या तो किरणों की बीच की दूरी हमेशा घटती चली और घटते घटते एक बिंदु पे जमा हो जाए, वैसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर दूरी से देखना है तो ऐसे, या अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अगर अभी जमा हो जाए तो या अभिसरित हो जाए कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो तीन कंडीशन है। दूरी के हिसाब से देखें तो दूरी के हिसाब से अगर दूरी समान हो तो समांतर है, घटती चली आए तो अभिसारी, और बढ़ती चली जाए तो अपसारी है। ऐसा हम सब लॉजिकल याद रखते हैं। अपसारी और अपसारी, एक अपने आप से फैलाना, अपने आप से दूर करना, फैलाना तो अपसारी, अपने आप में जमा करना, एक बिंदु पे जमा करना अभिसारी, और दो बीच की दूरी है ना हमेशा समान रहे, उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। तो ये इनके परिभाषा है। आप मैंने जो बोला आप लिखे होंगे, आशा है कि दो किरणों की बीच की दूरी, सॉरी कि वैसे किरण पुंज जिसमें किरणों की बीच की दूरी हमेशा बढ़ती चली जाए, अब बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल जाए, अनंत तक। या तो एक बिंदु से किरण है ना, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से है ना प्रारंभ होकर अनंत तक फैले चले जाए, उससे हम अपसारी कहते हैं। और अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण एक बिंदु पे जमा हो जाए, उसे हम अभिसारी कहते हैं। और समांतर जो हमेशा एक निश्चित पथ पर आनी है ना, हमेशा निश्चित दूरी के बीच की है ना, हमेशा निश्चित दूरी का पालन करें, उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछ बैठते हैं, क्या पता इस बार भी पूछे। आप तैयारी इस तरीका से करें, या नहीं कि क्वेश्चन जो पूछे सिर्फ वो ही पढ़ना है, आगे पीछे भी पढ़ के रखना है। क्या पता कौन सी क्वेश्चन उसकी मन है एग्जामिनर के, है ना, सॉरी क्वेश्चन बनाने वाले की, क्वेश्चन सेट करने वाले की, कौन सी क्वेश्चन डाले वो। हम तो समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण की विशेषता लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही डालता है, विशेषता लिखिए। बहुत सारे विशेषता है, कम से कम हमें 3 4 कम से कम 5 तो याद रखनी है।
समतल दर्पण की बहुत सारी विशेषताएं, हम छोटे छोटे विशेषताओं को सबसे पहले लिखेंगे ताकि वो आपको कम समय में अच्छे तरीके से याद रहे। पहला क्या है, मान लेते हैं कि एक दर्पण है, समतल दर्पण है, और मान लेते हैं यहाँ पे हम जमीन है, यहाँ पे हम खड़ा है। ये पीछे से पेंट किया रहता है, आपको भी पता है, और इसका अगला भाग जो होता है वो क्या रहता है, चिकना रहता है। मैं दिखाने की कोशिश की, चिकना भाग है। ये समतल दर्पण है हमारा। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। और ये जहां हम खड़ा है जमीन है, मान लो तो जमीन पर शीशा रखा है। ये क्या देखता है, एक आदमी है जो इस पे के सामने खड़ा है, शीशा से बड़ा नहीं है, बट समझाने के लिए हम सॉरी, शीशा बड़ा नहीं है आदमी से, बट यहाँ समझा रहे हम। समझ, यहाँ कुछ घटनाएं घटते हैं जो आप हमेशा देखते हैं। पहला बात तो इसमें ये याद रखना है, हम सब नोट पॉइंट पे चलते हैं, नोट बाय नोट लिखेंगे ताकि याद हो ना, कहानी की तरह नहीं लिखेंगे। पहला नोट हमें लिखना है, क्योंकि इसमें जानते हैं, उसे याद भी रखना बहुत जरूरी है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। आप हर एक पॉइंट को लिखेंगे, लिखते चलेंगे, हम बोलते चलते। दूसरी पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है, जैसे सीधा क्यों, जब हम आईना को देखते हैं तो देखते हैं कि हम ऐसे खड़ा है तो वो भी ऐसे खड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसके जैसे तो प्रतिबिंब ऐसे बन रहा हुआ, नीचे क्यों नहीं, हमारा सर ऊपर है तो उसमें भी ऊपर है, नीचे पैर है तो नीचे पैर है, यानी सीधा बनता है। तो हम बोलते हैं कि अगर सीधा बना है प्रतिबिंब तो कंफर्म है कि वो उसका प्रकृति कैसा हो, आभासी प्रतिबिंब है। अगर प्रतिबिंब हमारा किसी चीज में सीधा बन रहा है, इसका मतलब है वह जो प्रतिबिंब है उसका नेचर कैसा है, आभासी प्रतिबिंब का नेचर होता है सीधा होने का। इसका मतलब वह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। तो आप याद रखें, प्रतिबिंब अगर पढ़े होंगे या फिर क्वेश्चन लेके आएंगे तो बताएंगे कि प्रतिबिंब जो होता है अगर सीधा है तो वह आभासी है, अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आभासी तो सीधा है तो आभासी होगा। यहां बोला जाता है कि बना प्रतिबिंब, हम बस प्रतिबिंब लिखते हैं, बना प्रतिबिंब। आप पॉइंट बना लीजिएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता ही होता है, उल्टा होता है। अब ये पार्श्विक रूप से समझते, जैसे हम ऐसे हैं और मान लेते हैं बीच में दर्पण है और आप हमारे तरफ मुंह करके खड़ा है, क्योंकि शीशा में क्या होता है, हमारे जिसे हम देख रहे हैं वो भी हमें देखता है, यानी हमारे जस्ट अपोजिट खड़ा रहता है। मान लो हम ऐसे खड़ा है तो वो शीशा में ऐसे दिखाएंगे, बट फेस तो हमारे तरफ ही रहेंगे। हम अगर दायां हिलाते तो वो भी हिलाता है दायां ही, बट हमें लगता है कि वो अगर वो देख सकते, ये हम ऐसे खड़ा है और वो ऐसे, वो भी ऐसे खड़ा है, अगर हम ये हाथ हिलाए तो भी यही हाथ हिलाता है, ये साइड वाला है, हमारा ये बायां हिल रहा है, बट उसका अगर हम उसके तरफ से होकर देखें कि यही हाथ हिलाना तो ये अब दायां हिलेगा। तो हिलाते हम दायां, वो अपने तरफ से वो भी हिलाता है ना दायां, बट हम सबको लगता है क्या कि बायां है ना, पार्श्विक रूप से, ऐसा है ना, देखने में लगता है कि पार्श्विक रूप से, तो देखने में उल्टा है, पार्श्विक रूप से उल्टा है, वास्तव में उल्टा होता नहीं है। तो पार्श्विक रूप से उल्टा है, हम अपने अनुसार दायां हिला रहे हैं तो वो अपने अनुसार दायां हिला रहा है, हम अपने अनुसार बायां हिला रहे हैं तो वो अपने अनुसार बायां हिला रहा है, बट इसे हम पार्श्विक रूप से उल्टा करता है, हमें देखने में या समझने में उल्टा होता है ना। तीसरा है कि समतल दर्पण में मान लेते हैं कि किसी भी दर्पण की बात करें तो हमें ये नहीं पता कि दर्पण है ना, किसी भी दर्पण की बात करें तो वस्तु को तो हमेशा कहाँ रखते हैं, दर्पण के आगे ही रखते हैं, यानी चमकीले दरे भाग की तरफ। और प्रतिबिंब जब बनता है तो वह कहाँ बनता है, लगभग पीछे या तो आगे, समतल में पीछे बनता है हमेशा।
तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। चौथा पॉइंट अगर आपको याद करनी है तो हम करेंगे, देखते होंगे कि मान लो बीच में आईना है तो जितना दूरी पर हम खड़ा रहते हैं आगे उतना पीछे बनता है। तो दूरी दोनों की बराबर होती है। अगर ये 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर की दूरी पर होगा 5 मीटर। अगर ये आगे आएगा तो ये भी आगे जाएगा, बट दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। किस दर्पण में? समतल दर्पण में संभव है। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। पॉइंट 5वां रखते हैं, जितना स्पीड से हम आएंगे उतना स्पीड से प्रतिबिंब भी चलेगी। यानी वस्तु की चाल बराबर प्रतिबिंब की चाल, परंतु विपरीत दिशा में। ये चलेंगे इधर, ये चलेंगे इधर, विपरीत दिशा में चलेंगे। चाल दोनों के बराबर होंगी, बट मान में दोनों बराबर तब होंगे जब इसमें क्या लग जाएंगे? माइनस, क्योंकि ये माइनस बताने कि दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत दिशा में। यानी वस्तु की चाल संख्यांकिक मान से बराबर है दोनों। वस्तु की चाल बराबर प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब की चाल दोनों एक दूसरे से क्या है? बराबर है। परंतु वस्तु की चाल बराबर प्रतिबिंब की चाल होती है, परंतु दिशा विपरीत होती है। दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, विपरीत होती है। दिशा एक दूसरे के विपरीत चलती है। ये इधर जा रहे हैं तो वो इधर जाएंगे, तभी तो यहाँ पहुंचते हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब में सट जाते हैं, है ना। छठा पॉइंट अगर याद करनी है आपको तो आज करेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। जितना बड़ा वस्तु हम रखे हैं उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगी। जितना बड़ा हम रहते उतना बड़ा ही क्या बनते? उधर प्रतिबिंब बनते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होती है। अगला पॉइंट की बात करें हम तो हम लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट है कि किसी वस्तु को समतल दर्पण में अगर पूरी तरीके से देखना है, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु को अगर पूरी देखना है तो उस वस्तु की आधी ऊंचाई की दर्पण होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु 5 मीटर की है तो 2.5 मीटर की कम से कम शीशा होना चाहिए, यानी दर्पण होना चाहिए, तब हम उस वस्तु को पूरा देख पाएंगे। हाँ? तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि है ना, पूरी वस्तु को देखने के लिए, पूरी वस्तु को देखने के लिए समतल दर्पण आधी ऊंचाई की होनी चाहिए। कम से कम आधी ऊंचाई की होनी चाहिए। कम से कम आधी ऊंचाई की होनी चाहिए। आधी ऊंचाई की होनी चाहिए। कम से कम यहाँ इसलिए क्योंकि अगर हमसे बड़ा है शीशा तो ऐसे ही दिख जाएंगे, तो कम से कम आधी ऊंचाई की होनी चाहिए। पॉइंट के आगे की बात करते हैं हम तो समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है। अगला पॉइंट बात करें हम, समतल दर्पण की क्षमता अनंत होती है कि नहीं। अगर यार बात करें तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, क्योंकि आवर्धन हम अगर पढ़ेंगे आगे तो पढ़ेंगे वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो दोनों आपस में इक्वल है। इसके कारण से कट के कितना आएगा? 1। इसलिए यहाँ आवर्धन 1 होता है। फोकस दूरी जो होती है समतल दर्पण की 0 होती है,
आज फोकस दूरी 0 होने के कारण क्षमता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो ये इतने सारे बातें समतल दर्पण की, आप कम से कम 4 से 5 पॉइंट जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में समतल दर्पण की विशेषता के लिखते पूछता है कि समतल दर्पण की विशेषता को लिखें। तो कम से कम आप 4-5 पॉइंट तो जरूर याद रखें कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। आपको पता है कि मैं आईना जो घर में आईना है, जिसे आप आईना रोज देखते हैं, उस आईना को फील कीजिए और पॉइंट को पढ़िए कि हमारे साथ क्या क्या घटना घटा। कभी आगे बढ़ के देखिए, कभी पीछे बढ़ के देखिए कि हम जितना ऊंचा में उतना बच्चा में दिख रहा है कि नहीं। ये सब घटनाएं हम सीधा दिख रहे हैं, उल्टा दिख रहे हैं, तो सीधा दिखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो उससे पॉइंट में बना लेंगे कि आभासी तथा सीधा बनता है। हम हिलाते हैं दायां तो भी हिलाता है अपने अनुसार दायां, मगर हमें क्या लगता है कि वो हिला रहा है बायां। तो ऐसे कंडीशन में हमें पार्श्विक रूप से उल्टा दिखता है। प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु दर्पण के आगे रखते हैं। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अलग बात है कि दर्पण के आगे और एक दर्पण के पीछे होते हैं। वस्तु जितना स्पीड से चलेगी उतना स्पीड से भी जाएगी, परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अगर ये इधर जाएगी तो ये भी इधर, ये अगर दूर भागेगी तो ये भी क्या भागेगी, दूर भागेगी। ये अगर पास आएगी तो ये भी क्या आएगी, पास आएगी, है नहीं? तो है कि नहीं? अगर ये पास नहीं आती, अगर ये पास आती, अगर ये सेम दिशा में जाती, देखो अगर सेम दिशा में जाती, अगर ये भी इधर जाती तो ये भी इधर भागती उस समय, तो यह दूर चली जाती। इसका मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। ये जब इधर ये भी तो पास आती है, इसका मतलब एक दूसरे के हमेशा विपरीत चलते हैं। वस्तु की चलना वस्तु है ना, परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में। वस्तु जितना ऊंचा हो उतना प्रतिबिंब भी ऊंचा होता है। पूरी वस्तु को देखने के लिए आधी, कम से कम आधी ऊंचाई की दर्पण होनी चाहिए। फोकस दूरी क्या होती है, 0 होती है, इसलिए क्षमता अनंत होती है और इसका आवर्धन क्या होता है।